हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारा यूनिट 19 जो है वो चल रहा है। मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स। इससे पहले की जितनी भी यूनिट्स हैं, यूनिट 1 टू यूनिट 18, वो आपको निर्माण कैंपस नाम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए जैसे ही आपकी ये क्लास ओवर होगी तब उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है सारे लिंक्स को देख सकते हैं। वहाँ से आप उसका एक्सेस लेके जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं, अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट की ये क्लास मिस होती है तो। मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स में जो 3 प्रोग्राम्स थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। एक था हमारा नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये हम अपनी जो पिछला चैप्टर था हमारा, पिछला ब्लॉक था हमारा ब्लॉक 5, उसमें हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा है वो लास्ट क्लास में हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है हम उससे आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वो हमारा प्रोग्राम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 800 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट है। वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। संसार का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% जो है वो इंडिया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 15% इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन के आसपास बढ़ रही है। अगर आज की ग्रोथ रेट को कॉन्टिन्यूसली ना चेक किया जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सेंचुरी के टर्न आते ही 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एट प्रेजेंट जो इंडिया है वो काफ़ी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्राइसिस को फेस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया जो है संसार में पहली कुछ गवर्नमेंट्स में से एक है जिसने की फैमिली प्लानिंग को एज अ नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट किया है। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसको 1953 में लॉन्च किया गया था। 1972 में
1972 में लिबरलाइजेशन दी गई थी अबॉर्शन के लिए, मतलब गर्भपात के लिए उदारीकरण अलाउ कर दिया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर। 1977 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर एक पॉलिसी ने स्टेटमेंट दी थी। A policy statement on the family welfare program altered the name of program from family planning to family welfare. इसका मतलब ये है कि परिवार की जो वेलफेयर के प्रोग्राम हैं उसके बारे में एक पॉलिसी स्टेटमेंट ने प्रोग्राम का नाम परिवार यानी कि फैमिली प्लानिंग से बदल के फैमिली वेलफेयर कर दिया। ये प्रोग्राम जो है वो आजकल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। विलेज लेवल के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो काफ़ी सारे लोगों को जो हैं वो सर्विसेज देते हैं। इसके बाद हैं एक्टिविटीज़। जो वर्कर्स होते हैं हेल्थ वर्कर्स वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि जो एलिजिबल कपल्स होते हैं उनका रजिस्टर प्रिपेयर करना और उसको मेंटेन करके रखना। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जो कि रिवायती गर्भ निरोधक होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन करना और लोगों को बोलना कि उसको मतलब फॉलो अप करो और ख़ुद भी उसका फॉलो अप लेना कि क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर स्टरलाइजेशन जो केसेस हैं उनको भी फॉलो करना। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। कैफेटेरिया अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो एलिजिबल कपल्स के लिए अवेलेबल किए गए हैं। अब ये चॉइस कपल्स के ऊपर छोड़ दी गई है कि उन्होंने कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो 1971 में एक्ट में आया था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ मेजर है जो कि मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करने में मदद करता है, जिसके कारण क्या है बहुत सारे It has helped reduce maternal morbidity and mortality resulting due to illegal abortion performed by the untrained workers. जो मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती थी वो किसके कारण होती थी? कई बार जो अनट्रेन्ड वर्कर्स होते थे वो इलीगल अबॉर्शन को परफॉर्म करते थे।
तो उसकी वजह से क्या था, मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के चांसेस जो थे वो बढ़ जाते थे। उसको कम करने में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में जो बना था, वो इसको कम करने में मदद करता है। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये फैमिली प्लानिंग को सप्लीमेंट भी करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मदर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो छोटे परिवार के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करें मदर्स, और फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अडॉप्ट करें। छोटे परिवार के बारे में समझें, उसको एक्सेप्ट करें, तो जो फैमिली प्लानिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी की, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का एक बेसिक फीचर है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, जो फैमिली वेलफेयर के लिए ही काम करती है तो वो मदर और बच्चे की हेल्थ को भी प्रमोट करेगी ही करेगी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंडर मदर और बच्चे को उनकी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए पेरेंट्स के माइंड में एक सिक्योरिटी क्रिएट करनी है कि बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी लाइफ के साथ जिएंगे, पैदा भी होंगे हेल्दी लाइफ के साथ और हेल्दी लाइफ को जिएंगे। इससे क्या है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो हैं उसको प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद है हमारा मोटिवेशन। अब जो एजुकेशन और मोटिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को सक्सेस करने में। जो मास मीडियाज़ होते हैं या कोई भी किसी भी तरह की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन According to Hilo, in मास मीडिया को यूज़ करके या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को यूज़ करके हम स्मॉल फैमिली के कंसेप्ट को या शादी
थोड़ा देर से करने की इम्पोर्टेंस को, और बच्चों के बर्थ के बीच में प्रॉपर स्पेस रखने को, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए एम्फसाइज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो और फीलिंग्स का एक्सचेंज हो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, वर्बल के थ्रू या नॉन वर्बल मेथड्स के थ्रू। अलग अलग मीडिया का जो यूज़ है, कोऑर्डिनेटेड यूज़ है, वो भी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, जो कि बिहेवियर को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। मोटिवेशन का बस ये मतलब है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है और मोटिवेट करना है। उसके लिए आप क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? मास मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, वो सब कुछ हम इसके थ्रू बता सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग तरह का मीडिया यूज़ करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उनको मोटिवेट करने के लिए। रिसर्च एंड ट्रेनिंग। गली गली ढूंढेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल के जो पर्सन्स होते हैं वो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी में एंगेज्ड, ट्रेंड होते हैं। सेंट्रल और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स को इन पर्पस के लिए सेट भी किया जाता है। अब जो रिसर्च है या इवैल्यूएशन है फैमिली प्लानिंग के लिए, उसको भी अंडरटेक किया जाता है। सॉरी। 5th 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग जो गवर्नमेंट है उसने टारगेट्स बनाए ताकि बर्थ रेट को कम किया जाए। नाइनटीन 79 के एंड तक 30 तक किया जाए और 1983 टू 85 के लिए 25 तक कम किया जाए। इवन 10 साल बाद भी हम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की लिमिटेशंस होती हैं जो कि एक रिव्यू को वारंट करती है। अब हम थोड़ी सी जो लिमिटेशंस हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, हम उसको देखेंगे। जो एलिजिबल कपल्स होते हैं, एलिजिबल कपल्स का क्या मतलब है कि जो लोगों को फैमिली प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन लोगों को ये बताया जाता है कि 2 बच्चों वाला जो नॉर्म है आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना है। The eligible couples who need the
The eligible couples likely to achieve the two-child norm are not reached and are not motivated strongly enough to adopt family planning measures. कहते कि जो दो बच्चों का नॉर्म है उसको अचीव करने की जो संभावना वाले ये जोड़े मतलब एलिजिबल कपल्स जो हैं वो उनको प्राप्त नहीं किए जाते और फैमिली प्लानिंग को अपनाने के लिए भी उनको प्रेरित नहीं होते। ठीक है, जो दो बच्चे वाला नॉर्म है उसको पाने वाली जो संभावना होती है, उसको अचीव करने की जो संभावना वाले एलिजिबल कपल्स होते हैं वो उसको प्राप्त नहीं करते। ठीक है, मतलब उन तक पहुंचते ही नहीं हैं और जो फैमिली प्लानिंग को अपनाने के लिए वो प्रेरित भी नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। Physical accessibility of health care, availability of resources and staff, population ratio are generally not taken into account while target fixing. किसी भी हेल्थ सेंटर की जहाँ भी मतलब हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ की फ़िज़िकल एक्सेसिबिलिटी मतलब वहाँ पर जाने के लिए जो एक्सेस चाहिए है, सर्विसेज जो वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं या स्टाफ जो वहाँ पर अवेलेबल होता है वो पॉपुलेशन की रेशियो को ध्यान में रखते हुए उस अकॉर्डिंगली नहीं होता है, यानी कि कम होता है, स्टाफ कम होता है, सर्विसेज कम अवेलेबल होती हैं। जबकि एक टारगेट फिक्स किया जाता है फिर भी इन चीज़ों की कमी होती ही होती है। ठीक है, और जो पुअर्स की कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट्स ऑफ पुअर फॉलो अप मतलब ये है कि जो पुअर फॉलो अप वाली कंप्लेंट्स होती हैं वो भी एक लिमिटेशन है कि प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया जाता है। इस केस में क्या होता है, जब ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं तो फटाफट से एक एक्शन लिया जाता है। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा, वो कंप्लेंट्स ही रह जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेजर्स होते हैं उसका डिसयूज़ होता है एक्सेप्टर्स के द्वारा और नेगेटिव पब्लिसिटी होती है किसी भी जब कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 1, नेशनल है हमारा। नेक्स्ट है नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। जो फिलेरियासिस होता है वो एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। फिलेरियासिस एक डिजीज़ है
ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਆरती मैम नेगे मैं इन्हों ना कहाँ प्रेजेंस होते हैं लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होती है। जब डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक बन जाता है तब वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है। ये जो डिज़ीज़ है ये पूरे इंडिया में ही प्रेवलेंट है। जो प्रेजेंट एस्टीमेट है वो ये इंडिकेट करता है कि 381 मिलियन पीपल जो हैं वो 176 नोन इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं और उनमें से जो 101 मिलियन लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं और बाकी के जो हैं 138 के अलावा जो 100 मिलियन है वो वहाँ रह रहे हैं और जो बाकी के 280 मिलियन बच गए हैं वो रेस्ट जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ये 1992 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। अगर हम फिलैरिसिस को किया गया था। इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो वो करने के लिए सोचा गया था। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सबसे पहले है कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, जिस एरिया में आपने सर्वे किया है वहाँ से लेके अनसर्वेड एरियाज़ तक। दूसरा है कि अर्बन एरियाज़ में भी इसको कंट्रोल करना। वो कैसे कंट्रोल करना? एंटी लार्वल मेजर्स से और एंटी पैरासिटिक मेजर्स से। एट प्रेजेंट क्या है, 42.60 मिलियन पीपल जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है थ्रू एंटी लार्वल मेजर्स के थ्रू बाय 204 कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा। 192 क्लिनिक्स जो हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्लिनिकल केसेस को और माइक्रोफिलैरियल करियर्स को। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि 90% जो टाउन्स हैं जहाँ पर कंट्रोल मेजर्स ऑपरेशन में हैं पिछले 5 सालों से ज़्यादा, वहाँ पर माइक्रोफिलैरिया में रिडक्शन भी नोट की गई है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। जो लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं हमारी कंट्री में उनकी एस्टिमेशन नंबर है 4 मिलियन। ये हमारे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स का 1/3 है। उसमें से जो 15% है, टोटल पेशेंट्स का जो 15% है वो बच्चे हैं। इस डिज़ीज़ की जो एंडेमिसिटी है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इसका प्रेवलेंट रेट जो है वो 196 डिस्ट्रिक्ट्स में 5/1000 हो गया है। कंट्री में 445 डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरेटिवली में से 196 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ के इसका प्रेफरेंस रेट 5/1000 हो गया है। अब ये जो 196 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें टोटल 435 मिलियन लोग रहते हैं। जो हाई प्रेवलेंट वाले एरियाज़ हैं वो मेनली कंट्री का साउथ ईस्टर्न पार्ट है जिसमें तमिलनाडु की स्टेट्स आती हैं, उड़ीसा, बिहार, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की स्टेट्स आती हैं। अक्टूबर 1990 के एंड में हमारी कंट्री में टोटल 2.5 मिलियन केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 0.47 मिलियन जो थे नए केसेस थे जो कि 89 से 90 ईयर तक डिटेक्ट किए गए थे। कहते चाहे जो डिज़ीज़ है वो पूरी कंट्री में ही
फैला हुआ, मतलब पूरी कंट्री में ही आपको देखने को मिलेगा, पर फिर भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। प्रेवलेंस रेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगी। जो लो एंडेमिक एरियाज़ हैं वहाँ पर हाई एंडेमिसिटी हो सकती है। जो मॉडरेट प्रेवलेंस वाले एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न पार्ट में होंगे, या फिर ईस्टर्न पार्ट होगा कंट्री का, या फिर हिमालयन फुट हिल्स भी हो सकते हैं। अब जो लो प्रेवलेंस वाले एरियाज़ हैं मेनली वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा कंट्री का। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं इस प्रोग्राम के अंडर? जो मेन एक्टिविटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम के अंडर होती हैं वो है केसेस की सबसे पहले डिटेक्शन करनी, घर से घर जाके सर्वे करके, स्कूल्स में सर्वे करके, स्लम एरियाज़ में सर्वे करके पहले सारे केसेस को डिटेक्ट करना, ताकि उनको रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जा सके जितना पॉसिबल हो सके उनके घर के पास जाके। मेनली एम्फेसिस दिया जाता है कि पेशेंट्स को एजुकेट किया जाए, उनकी फैमिलीज़, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लेप्रोसी के बारे में एजुकेट किया जाए और उसके कैसे क्योर करना है इसके बारे में एजुकेट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो डिज़ीज़ का मैग्नीट्यूड है कंट्री में या हाई एंडेमिसिटी है कंट्री में, वो क्या मांग रहा है कि हमारी कंट्री में एक ट्रेंड स्टाफ को नियुक्त किया जाए जो कि लेप्रोसी सर्विसेज के बारे में जानता हो। एंडेमिक एरियाज़ में एक लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट जो है वो 4 से 5 लाख रूरल पॉपुलेशन को कवर करती है, जिसमें 4 सुपरवाइज़र्स होते हैं और 20 पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं, जो कि 4 से 5 लाख रूरल पॉपुलेशन को कवर करती है एक यूनिट। अब जो अर्बन लेप्रोसी सेंटर है उसको पैरामेडिकल वर्कर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, जो कि 50,000 अर्बन पॉपुलेशन जिसमें कवर होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर का ऑफिस होता है वो भी बनाया जाता है। वहाँ पर 2244 ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि एट प्रेजेंट फंक्शन कर रही होती हैं। 49 लेप्रोसी ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो वहाँ पर मैन पावर के लिए ट्रेनिंग को एंगेज किया जाता है, जो कि आगे चल के प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इस प्रोग्राम के अंडर, जिसमें कि केस डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो, हेल्थ एजुकेशन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, रिकॉर्ड की मेंटेनेंस हो, ट्रेनिंग हो, मॉनिटरिंग हो, रिहैबिलिटेशन और मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो है, जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे ये प्रोग्राम जो है वो NPCB से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो ब्लाइंडनेस है वो हमारी कंट्री में एक सोशल प्रॉब्लम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सोशल प्रॉब्लम है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि 30 मिलियन पीपल जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में कम्प्लीटली ब्लाइंड है। इंडिया सिर्फ एक ऐसा है जिसमें 12 मिलियन पीपल दोनों आँखों से ब्लाइंड हैं और 8 मिलियन पीपल सिर्फ एक आँख से यानी कि पार्शली ब्लाइंड है। इसका मतलब ये है कि 32 मिलियन ब्लाइंड पीपल्स इंडिया में हैं और इसमें से 3 मिलियन को जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, मतलब कॉर्निया की इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है।
लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसमें ये बताया गया है कि ब्लाइंडनेस की जो 81% है वो कैटरैक्ट के कारण होती है। हमारी आईज के लेंस में ओपेसिटी होती है जिसकी वजह से जो विजन होती है वो ब्लर्ड हो जाती है। इसको हम सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू क्योर कर सकते हैं। आज 22 मिलियन कैटरैक्ट केसेस हैं और 2 मिलियन जो हैं वो हर साल इसमें और ऐड हो जाते हैं। वेयरएज जो कैटरैक्ट ऑपरेशंस के प्रेजेंट रेट है वो है 1.2 मिलियन पर ईयर, जिसकी वजह से हर साल कैटरैक्ट केसेस का एडिशनल लोड यानी कि 0.8 मिलियन का एडिशनल लोड जो है वो बढ़ रहा है। अब जो NPCB जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये किसको टारगेट करता है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि ब्लाइंडनेस से प्रिवेंशन जो कि नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे कि कैटरैक्ट जो है वो नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। अब जो नेशनल प्रोग्राम है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ वो फोकस करता है कि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जाए जो कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, जो होती है विटामिन ए हमारी डाइट में। इसके बारे में हम ऑलरेडी ब्लॉक 5 में यूनिट 15 में पढ़ चुके हैं। कहते कि अब जो NPCB की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्निकल मैन पावर की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए मैन पावर डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी बताई गई है। उसमें से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल ophthalmic assistants PMO, training of medical graduates and ophthalmologists oriented to the needs of the NPCB, मतलब मेडिकल ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग और ऑप्थेमोलॉजिस्ट्स की ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। मेडिकल एजुकेशन भी कॉन्टीन्यूसली देनी चाहिए आई स्पेशलिस्ट के लिए। अब जो पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग स्कूल्स में ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग स्कूल्स किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं? ये जो असिस्टेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज, रीजनल इंस्टीट्यूट्स या नेशनल इंस्टीट्यूट से। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो मेडिकल कॉलेजेस में कंडक्ट की जाती है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कंडक्ट की जाती है या सिलेक्टेड आई हॉस्पिटल्स में कंडक्ट की जाती है, ताकि हम उनको प्रिपेयर कर सकें कि लोगों को हेल्थ केयर कैसे देनी है, स्पेशली आई हेल्थ केयर कैसे देनी है, ताकि उनकी जो आईज़ हैं वो अच्छे से ठीक रहें, है ना, कि कैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज देनी है, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज़ करना कि उन्होंने अपना काम जो है कैसे करना है, कैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के, उनके लिए ओरिएंटेशंस कंडक्ट करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो स्टाफ है उनके लिए ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करना, कि ये पक्का करने के लिए कि उनको अब पूरी प्रॉपर नॉलेज है और उनमें स्किल्स हैं ताकि वो अपने रूल्स को जान सकें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली जान सकें और अपनी जो रिस्पेक्टिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे वो डिस्चार्ज हो सके। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम।
एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज़ है ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स की लॉस की वजह से होता है। इसमें क्या है, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका नंबर कम हो जाता है। ये एक काइंड के टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। अब जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं उन्होंने अभी तक ये आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, पर ये बिलीव करते हैं कि ये वायरल ओरिजिन का एक डिज़ीज़ है। अब जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1986 में शुरू हुआ था। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के: सर्विलेंस, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स टू इंश्योर ब्लड सेफ्टी, एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है सर्वेलेंस। सबसे पहले हम सर्वेलेंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को सर्वे करना, मतलब काफ़ी इंडिविजुअल्स प्रॉमिस्क्यूअस, मतलब अनेक इंडिविजुअल्स के बीच में एक्टिविटीज़ को सर्वे करना। अब इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? is to arrest the pace of infection by stepping out surveillance। मतलब ये है कि हमने अगर इन्फेक्शन को अरेस्ट करना है, मतलब कि इन्फेक्शन को जड़ से मिटाना है या ख़त्म करना है या अरेस्ट करके रखना है, तो हमें सर्वेज करने पड़ेंगे उसके लिए, है ना। जो इन्फेक्शन है अगर हमें उसको फैलने से रोकना है तो हमें निगरानी यानी कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और सोशल मोबिलाइजेशन का स्कोप जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। अब इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में HIV को ट्रांसमिट होने से बचाना। HIV इन्फेक्शन से जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो रही है उसको कम करना, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी कम करना जो कि HIV इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी पड़ रही हैं? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ग्रुप्स को इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना और कम्युनिकेट करना कि कैसे रिस्क जो है वो बढ़ सकता है और जनरल पब्लिक तक कैसे वो पहुंच सकता है, ताकि लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर हो सकें और HIV के चांसेस जो हैं वो कम हो सकें। अब जो STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, उससे लोगों को प्रिवेंट करना और उनका ट्रीटमेंट करना। ट्रांसमिशन को से प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट कैसे? इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़र्स के थ्रू, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू आप ट्रांसमिशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ करना, प्रोग्राम को मैनेज करना। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है
7th प्लान पीरियड के ड्यूरिंग उन्होंने एक सर्विलेंस सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया पूरी कंट्री में, ताकि लोगों को ढूंढा जा सके कि किस में HIVs हैं और कौन जो हैं वो हाई रिस्क के ऊपर है। जोनल ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स को बनाया गया कंट्री के 4 बड़े सिटीज़ में, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। और भी एडिशनल ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स को बनाया गया 31 स्टेट्स कैपिटल्स में, यानी कि बड़े शहरों में, ताकि ब्लड को टेस्ट किया जा सके ये पता लगाने के लिए कि लोगों में HIV इन्फेक्शन है या नहीं है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी जो ज़रूरी प्रिकॉशंस थे, जो ज़रूरी चाहिए थे, वो ले चुकी है एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को इशू करके सारे सेंटर्स के लिए, जो कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं सारे ब्लड बैंक्स को इशू की गई हैं, ताकि सारे ब्लड जो हैं उनको स्क्रीन किया जाए, जो कि HIV, साइफिलिस, हेपेटाइटिस या मलेरिया के लिए लिए जाते हैं। कोई भी सैंपल अगर पॉजिटिव आता है, मतलब उसमें HIV वायरस आता है, तो उसको डिस्कार्ड करना है इमीडिएटली। और जितने भी ज़रूरी हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस हैं वो सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को और एस्टेब्लिशमेंट्स को कंट्री में दे दिए गए हैं, ताकि स्ट्रिक्टली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जा सके, इसके थ्रू प्रिवेंशन भी की जा सके। ये आपकी एक्सरसाइज 2 है। उसके बाद आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया 7th 5-year प्लान के ड्यूरिंग। उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि मिनिमम हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी पक्का हो हर किसी को, मेंटल हेल्थ, जर्नल हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ की नॉलेज भी ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए भी लोगों को एनकरेज करना कि मेंटल हेल्थ की नॉलेज ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए जर्नल हेल्थ केयर में। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, कम्युनिटी में सेल्फ हेल्प के प्रति जितने भी एफर्ट्स हैं उसको स्टिमुलेट करना। जो नेशनल एडवाइजरी ग्रुप है मेंटल हेल्थ का, उसको बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सेक्रेटरी, ताकि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब जो भी कोई मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट किए गए थे उनको बेसिक नॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और मेंटल हेल्थ की फील्ड में नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। स्किल्स किसको प्रोवाइड की जाएंगी मेंटल हेल्थ की फील्ड में? प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को और पैरामेडिकल पर्सन्स को। ये जो कॉलेजेस होते हैं मेडिकल कॉलेजेस, ये बहुत सारी मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे किसी भी स्पेसिफिक रीजन में जिसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और हेल्थ एजुकेशन मटेरियल सप्लाई करेंगे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स को जो कि उनके रीजन के अंडर आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 7th 5-year प्लान के अंडर इंक्लूड हुआ था
और इसको एज अ सेंट्रल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम जो था वो माना गया था। दिस डायबिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को, इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। ये जो प्रोग्राम था ये तमिलनाडु में डेवलप किया गया था और जम्मू और कश्मीर में भी डेवलप किया गया था। ये डायबिटीज़ के केयर और उसको कंट्रोल करने के इंटीग्रेशन के लिए एक मॉडल प्रोवाइड किया गया था प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अर्ली स्टेज के ऊपर उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि डायबिटीज़ के हाई रिस्क के ऊपर हैं और हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करना पूरे फोकस के साथ, ताकि डायबिटीज़ को सबसे पहले प्रिवेंट किया जा सके। अब जो अर्ली डायग्नोसिस है इस डिजीज़ का और मैनेजमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम किया जा सके। मेनली जो है वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, उससे प्रिवेंट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इस डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो एक्यूट मेटाबॉलिक हों, चाहे क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हों, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको प्रिवेंट करना, उनको अरेस्ट करना या उनको स्लो करना ही इनका एक मकसद होता है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी, ताकि जो डायबिटीज़ होती है जिन लोगों को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ताकि वो फिज़िकली अटेनमेंट को पक्का किया जा सके उनकी, और स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट को पक्का किया जा सके, और इमोशनली अडेप्टेशन को भी इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि पार्शियल और जो टोटल फिज़िकल हैंडीकैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिनको कि ये डिज़ीज़ हो डायबिटीज़, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी बॉडी फंक्शन या किसी भी ऑर्गन के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक कम्युनिकेबल और बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई की इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये कंट्री में एक सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंगली, जो कि ICR ने कंडक्ट किया था 1955 से लेके 1958 तक, उसमें ये देखने को मिला था कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5% जो है वो
एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है, जो कि लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है। इनमें से 1/4 जो था वो इन्फेक्शियस है। अब जो प्रेवलेंस है वो अर्बन में भी सेम थी और रूरल में भी सेम थी। इस डिज़ीज़ से हर साल 4 लाख लोग जो हैं वो मर रहे थे। ये एस्टिमेट किया गया कि ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं, अराउंड 80% जो केसेस हैं वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1962 से फंक्शन कर रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स हैं वो उन्होंने इसकी फंक्शनल यूनिट्स को बना दिया है। अब जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर है वो एक ओवरऑल इंचार्ज है प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोग्राम का पूरा इंचार्ज होता है। उसको एक टीम जो है वो असिस्ट करती है। उसमें लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट होते हैं। बाकी के सारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी केस फाइंडिंग्स। सारे पेशेंट्स जो भी पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट करते हैं अपने सिम्टम्स के साथ, जैसे मान लीजिए किसी को कफ है, फीवर है या हेमोटाइसिस है, चेस्ट पेन है, तो उनको स्पम्पटम एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है। स्प्यूटम मीन्स कि जो उनकी लार होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि सलाइवा के एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको बोला जाता है। अगर नेगेटिव आता है, मतलब अगर पेशेंट नेगेटिव होता है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। फिर जो स्प्यूटम एग्ज़ामिनेशन है उसको रिपीट किया जाता है, फिर पेशेंट को एक्सरे के लिए भेजा जाता है। इस प्रोग्राम को विलेज के लेवल पर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको टारगेट दे दिया जाता है कि उन्होंने एक मंथ में, जहाँ पर 5000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पर उन्होंने एक मंथ में 10 स्प्यूटम स्मीयर्स जो हैं उनको टारगेट करना है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स को देना चाहिए और मेनली जो है वो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स को दिया जाता है। अब ट्रीटमेंट जो है
वो डोमिसिलरी भी होता है, मतलब घर पर भी होता है। जो घर पर होता है वो मेनली क्या है, पेशेंट्स मंथली बेसिस के ऊपर उनको ड्रग्स दे दी जाती हैं, मेडिसिन दे दी जाती हैं, जो कि वो खुद से भी ले सकते हैं। केस रिटेंशन कहते जब पेशेंट जो होता है वो फेल हो जाता है ड्रग्स को कलेक्ट करने की रिपोर्ट के लिए, तो उनको एक लेटर लिखी जाती है, आई एक्शन जिसको बोला जाता है। और अगर उसका भी 7 दिन के लिए कोई रिस्पांस नहीं आता है तो उनके घर पर दूसरा एक्शन लिया पहले जो फर्स्ट एक्शन लिया जाता है वो ये है कि उनको लेटर लिखी जाती है। अगर 7 दिन में उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो उनके घर पर विज़िट किया जाता है, ये सेकंड एक्शन लिया जाता है जो कि स्टाफ होता है हेल्थ सेंटर का, उसके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर की गाइडेंस के साथ। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब मलेरिया का जो एनुअल इंसिडेंस है वो 75 मिलियन से कम होके 0.1 मिलियन आ गया था 1965 में, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ। सॉरी, काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं रिसर्जेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रिनाइंस बोल सकते हो आप, है ना, मतलब फिर से दोबारा ज़िंदगी पाना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मलेरिया की रिसर्जेंस के लिए आए दोबारा से 1976 में, और 6.47 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए गए। अब जो मॉडिफाइड प्लान था, प्लान ऑफ एक्शन था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया अप्रैल 1977 से, और केसेस दोबारा डिक्रीज़ हो गए 2.1 मिलियन इन 1982। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है उसको रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया गया। प्राइमरी जो ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ बने हुए थे उनके थ्रू, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स वहाँ होते थे, उनके थ्रू इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया रूरल एरियाज़ में। इन एरियाज़ में जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है और प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और फैमिली ट्रीटमेंट डिपो जो हैं वो भी ऑपरेशनल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस है उसको असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर जो हैं वो असिस्ट करते हैं। और कौन कौन असिस्ट करता है, असिस्टेंट यूनिट ऑफिसर, सीनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, मॉनिटर्स, है ना, ये सारे जो हैं उनको असिस्ट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज़ को। उसके बाद हैं एक्टिविटीज़। कहते जो मेजर्स लिए जाते हैं इस प्रोग्राम के अंडर मलेरिया के इंसिडेंट्स को कम करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, एंटी पैरासाइट मेजर्स, एंटी मस्कीटो मेजर्स, एंटी लार्वा मेजर्स। एंटी पैरासाइट मेजर्स में सर्वे इन्वॉल्व होता है,
जो कि हम लोगों के घरों में जाके हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो सर्वे करते हैं, और जो भी ये जो इसको हम बोलते हैं पैसिव सर्वेलेंस, और एक्टिव सर्वेलेंस जब घर घर जाकर हेल्थ वर्कर्स पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। पैसिव सर्वेलेंस में क्या इंक्लूड होता है कि जो सर्विसेज हैं वो मलेरिया क्लिनिक्स पे दी जाती हैं, फीवर ट्रीटमेंट डिपोज पे दी जाती हैं, या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पैरासाइट्स के लोड को कम किया जा सके। एंटी मस्किटो मेजर्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी कई एरियाज़ में की जाती है जहां पर इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। एप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे की जाती है ताकि मस्किटोज़ के लोड को कम किया जा सके और कम्युनिटी में मलेरिया की ट्रांसमिशन को भी ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है एंटी लार्वल मेजर्स। ये जो अर्बन एरियाज़ में मेनली कैरी आउट किया जाता है ताकि वेक्टर डेंसिटी को कम किया जा सके। किसकी स्प्रे के द्वारा? एंटी लार्विसाइडल ऑयल के स्प्रे के द्वारा। इसके बाद है हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। कहते कि आप अवेयर हैं कि इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होते हैं वो काफ़ी बार होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कई टाइम्स ज़्यादा होते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले। इसमें स्टेट टू स्टेट काफ़ी वेरिएशंस होती हैं और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। हाई मैटरनल डेथ्स के और इन्फेंट डेथ्स के रीजंस क्या हैं कि सर्विसेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, लोगों को इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है ना, या वो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फीमेल्स को एजुकेशन नहीं होती है, या हेल्थ वर्कर्स की रेपो वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होती है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करता है, ना कि मदर और बच्चों की सारी ज़रूरतों के ऊपर। अब जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को मतलब अटेम्प्ट करता है एक पैकेज प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें क्या है मदर और बच्चे की डिज़ीज़ और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सबको देखा जाता है। ये प्रोग्राम 1991 में लॉन्च किया था कंट्री के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 2 से भी कम करना इनका मेन मकसद है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना लेस देन 50 पर 1000 लाइफ बर्थ्स। चाइल्ड मोर्टेलिटी को 10 से ज़्यादा कम करना, 10 तक कम करना है। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है कि जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं जो कि विलेज लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में दी जाती हैं, उसको इम्प्रूव करना और एक्सपेंड करना। ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं उसके एक्सेस को इम्प्रूव करना विलेज और सब सेंटर लेवल पे, और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी को फोकस करना और सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना, जैसे कि ट्रेनिंग, सप्लाई, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोग्राम के कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, पोलियो इरेडिकेशन को अचीव करना, नियोनेटल टेटनस को एलिमिनेट करना, मीजल्स डेथ को कम करना और डायरिया डेथ्स को कम करना। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी प्रिवेंशन जो है करना। पैकेज ऑफ सर्विसेज अंडर द CSSM प्रोग्राम। बच्चों के लिए
न्यू बॉर्न केयर दी जाती है घर पर। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन 12 महीने के लिए। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, ये जो पैकेज ऑफ सर्विसेज हैं अंडर द CSSM प्रोग्राम, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो ये है ख़त्म हो जाता है, थोड़ा टाइम और लगा लेते हैं। बच्चों के लिए घर पर ही न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको घर पर ही केयर प्रोवाइड की जाती है। 12 महीने के लिए शुरुआत में उनको इम्यूनाइजेशन देना। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस की प्रॉपर कवरेज 9 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए। निमोनिया की प्रॉपर मैनेजमेंट करना घर पर, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देना उनको घर पर, और हेल्थ फैसिलिटी में ORT और ORS हर विलेज में देना, ताकि डायरिया को मैनेज किया जा सके। प्रेग्नेंट वमेन के लिए क्या है? अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस एंड थेरेपी, एंटीनेटल चेकअप्स, एटलीस्ट 3 चेकअप्स उन्हें देते हैं। रेफरल ऑफ दोज विद हाई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, केयर एट बर्थ एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन डिलीवरी, बर्थ स्पेसिंग। अब जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के हमारे इंडिया में, वो क्या हैं? अनीमिया, प्यूरल सेप्सिस, मतलब कि डिलीवरी के बाद मदर में इन्फेक्शन हो जाती है। हेमरेजिस, ब्लीडिंग, माल पोजिशंस, abnormal पोजीशन ऑफ fetus इन द मदर वॉम, टॉक्सीमिया और अबॉर्शन। मैटरनल मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके, उनकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और डिलीवरी के टाइम पे। इसमें जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये आपकी एक्सरसाइज 3 है, इसके बाद समरी और ग्लॉसरी। ये पीछे जो हैं एक्सरसाइजेस के आंसर दिए गए हैं, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर्स को देख सकते हैं पीछे। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।